भारत के लोग नमस्कार। डॉक्टर शब्द आजकल बहुत चर्चे में है। क्या आपको लगता है डॉक्टर बनना आसान है भारत में? सबसे पहले 12th करना है आपको बायोलॉजी के साथ। उसके बाद आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट वाली। उसके बाद आप दाखिला ले सकते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद आप 5.5 साल का एक कोर्स करते हैं, MBBS। उसके बाद यदि आपको स्पेशलिटी करनी है तो फिर आप नीट पीजी देते हैं। नीट पीजी के बाद आप स्पेशलिटी करते हैं और यही नहीं रुकती है बात। यदि आपको सुपर स्पेशलिटी करनी है फिर आप डीएम करते हैं। डीएम में आपको फिर नीट सुपर स्पेशलिटी का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होता है। इतना सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इतनी सारी पढ़ाई, इतने सालों के मेहनतों के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। लेकिन भारत का जो हालात है उस हिसाब से कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता है इतना मेहनत। जो कंडीशंस बने हैं अभी डॉक्टरों के लिए, नेशनल मेडिकल काउंसिल के डेटा को रेफर करते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मालवीय ने लोकसभा में कहा था कि हमारे देश में टोटल एलोपैथिक डॉक्टर का जो नंबर है वो है 13,08,009 और साथ ही साथ आयुष डॉक्टर का जो नंबर है वो है 8,06,000। एलोपैथिक डॉक्टर वो होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन MBBS में करते हैं और आयुष डॉक्टर वो होते हैं जो अपना MBBS BAMS के थ्रू करते हैं। इस हिसाब से डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो बनता है वो बनता है 1:1445। WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होने चाहिए। उसी लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ने ये क्लेम किया था कि हमारे देश का डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो ठीक है, जिस हिसाब उनके हिसाब से ये रेशियो 1:834 था। मतलब 834 व्यक्ति पे एक डॉक्टर। लेकिन ये डेटा गलत था। उन्होंने ऐसा किया था कि एलोपैथिक और आयुष दोनों डॉक्टरों को एक साथ क्लब करके ये डेटा प्रेजेंट किया था, जो कि WHO के नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ज़्यादातर डॉक्टर की कमी देखी जाए तो ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की माने तो हमारे देश में सेंट्रल रन हॉस्पिटल्स जितने हैं, जिसमें बड़े नाम एम्स दिल्ली भी है, जिनमें 3000 पोस्ट खाली हैं डॉक्टरों की। और साथ ही साथ यदि देखें तो नर्सिंग स्टाफ का 20,000 पोस्ट खाली है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये सेंट्रल रन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की नहीं। बहुत ज़्यादा हालात खराब हैं देश में डॉक्टरों के। ये डेटा आपको बता ही रहा होगा। एम्स जैसा संस्थान इंडिया में जो लास्ट चॉइस बनता है लोगों के लिए, वहाँ भी कई पोस्ट खाली हैं डॉक्टरों की। यदि हम लोग ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ का हालत बद से बदतर है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2020-2022 जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें अभी भी ग्रामीण इलाकों में 80% से ज़्यादा कम है जनरल सर्जन और बच्चों की डॉक्टर की। साथ ही साथ यदि बात करें महिलाओं की डॉक्टर की तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 20% से कम है महिलाओं के डॉक्टर की। और यदि उसमें बात करें जनरल फिजिशियन की, बहुत आम तौर पे जो डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं जनरल फिजिशियन, उनकी भी कमी 70% तक है। तो ग्रामीण की हालत इतनी बदतर है, इतनी डॉक्टर की कमी है इंडिया में कि जो भी डॉक्टर हैं उन पे पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उनके इस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कलोड का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। डॉक्टर को अक्सर हाई वर्कलोड, लॉन्ग आवर ड्यूटी और हाई स्ट्रेस लेवल का सामना करना पड़ता है। और बात करें वर्किंग प्लेस कंडीशन की तो उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है, कुछ इसी तरह का है। इन्हीं सब वजह से डॉक्टरों को चाहते हुए भी बहुत अच्छा इलाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बेसिक नीड है ट्रीटमेंट के लिए वो तो उपलब्ध ही नहीं है। यदि उपलब्ध नहीं है तो कैसे इलाज होगा, ये तो सोचने की बात है। और अभी के ज़माने में भी ये इम्प्रूव बहुत स्लोली हो रहा है। यही सब कंडीशन है जो डॉक्टरों को मेंटली और फिजिकली ड्रेन आउट करते हैं। मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है इंडिया के डॉक्टर। इंडियन डॉक्टरों को इतना वक्त नहीं मिल पाता है उनके ड्यूटी आवर के बाद खुद को मेंटली हील कर सके, खुद का फिजिकल थकान मिटा सके। यदि मेडिकल एसोसिएशन की माने तो इंडियन डॉक्टर की एवरेज लाइफ 55 to 59 ईयर्स है। ये आपको जान के शॉक होगा कि ये 10 साल कम है एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में। और ये इसका मेन कारण क्या है? कार्डियक अरेस्ट, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारी। एक डॉक्टर वेल क्वालिफाइड होता है और उन्हें अच्छा खासा नॉलेज होता है इस बीमारियों के बारे में, उसके बावजूद भी अपने आप को वो बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब होता है, डाइट प्रॉपर नहीं होती है, कभी लॉन्ग आवर ड्यूटीज होती है जिस कारण से वो नहीं कर पाते हैं। सब चीज़ों के बावजूद वो अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। और डॉक्टरों की अर्लियर डेथ बहुत कॉमन होते जा रही है इंडिया में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर अक्सर आम जनता को कहते हैं 7 से 8 घंटे की मिनिमम नींद लेने के लिए, लेकिन
क्या डॉक्टर उतना सो पाते हैं? नहीं। आईएमए की रिपोर्ट की माने, आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी रिपोर्ट की माने तो आईएमए के सर्वे की माने तो 56% डॉक्टर ऐसे हैं जो मिनिमम 7 आवर की भी स्लीप नहीं ले पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल के कारण। और आप बात करते हैं एक गंभीर मुद्दे पे, सुसाइड। डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सुसाइड रेट धीरे धीरे बढ़ते जा रही है इंडिया में। हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छी डेटा नहीं है उस सुसाइड के बारे में, और कोई भी डेटा जल्दी पब्लिश नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे डेटा इकट्ठा नहीं हो पा रहे डॉक्टरों के कारण कि कितना सुसाइड हुआ, क्या हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल को रेफर करें तो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया को आरटीआई के द्वारा जब पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया है। उस जवाब के अकॉर्डिंग उनके जवाब में ये था, पिछले 5 सालों में 122 मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, जिसमें से 68 एमबीबीएस थे और 58 पीजी डॉक्टर थे। और यदि ड्रॉप आउट की बात करें, ड्रॉप आउट भी एक बड़ी समस्या बनते जा रही है इंडिया में। लोग कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कोर्स छोड़ रहे हैं इतने सारे स्ट्रेसफुल चीज़ों के कारण। यदि ड्रॉप आउट की बात करें तो इनकी भी संख्या कम नहीं है। पिछले 5 सालों में 1270 स्टूडेंट ड्रॉप आउट किए हैं अपने कॉलेज से, जिसमें की संख्या इस प्रकार है, 153 जो है वो एमबीबीएस के थे और 1117 जो हैं वो पीजी डॉक्टर थे। पीजी डॉक्टर को बहुत लॉन्ग आवर काम करना पड़ता है, और इंडिया में ऐसा है कि रिफॉर्म नहीं हुआ है बहुत टाइम से, जिस कारण से इतने लंबे आवर ड्यूटीज से थक हार के लोग अब ड्रॉप आउट करने लगे हैं, इतना कोप नहीं कर पाते हैं। रिसेंटली कोलकाता केस के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एड्रेस किया, और उन्होंने कहा इतने लंबे घंटे तक ड्यूटी करना अमानवीय है, इनह्यूमन है ये। किसी किसी को आप मशीन की तरह नहीं काम करा सकते। पीजी डॉक्टर बहुत लंबे आवर तक, 36 घंटा, 72 घंटे तक की लगातार ड्यूटीज करती है। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? लेकिन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर को ऐसा करना पड़ता है, डॉक्टर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को कहा गया है इसे रिव्यू करके बताने के लिए कि इस पे क्या किया जाए। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इनह्यूमन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हो रहे हैं हिंसा के बारे में। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट की माने तो करीब 38% स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वर्क प्लेस में, दैट इज उनके क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में हिंसा देखी गई है। और ये आंकड़ा भारत में बढ़कर और 75% तक चला जाता है। मतलब कि अगर मोटे तौर पर माने तो भारत में हर 10 में से 8 डॉक्टर्स के साथ हिंसा होती है उनके क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में। ज्यादातर केसेज में हिंसा करने वाला पेशेंट के साथ आया हुआ रिलेटिव्स होता है, या नहीं तो पेशेंट खुद भी बदसलूकी कर देते हैं। ये हिंसक घटनाएं जनरली इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू में ज्यादा देखी जाती हैं, जहां का माहौल पहले से ही और स्ट्रेसफुल होता है। ये वायलेंस अलग अलग रूप में दिखता है, जैसे वर्बल वायलेंस, दैट इज बदतमीजी, गाली गलौज करना डॉक्टर के साथ, वेंडलिज्म कि डॉक्टरों के क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में तोड़फोड़ करना, और कई केसेस में तो फिजिकल अटैक तक भी कर देते हैं। अगर कुछ एक्सट्रीम केसेस की देखें तो ये लोग डॉक्टरों की जान भी ले लेते हैं। अगर आईएमए की रिसेंट सर्वे की माने तो भारत में तकरीबन 80% डॉक्टर्स स्ट्रेस्ड आउट हैं, जिनमें से 50% इसलिए स्ट्रेस्ड आउट हैं कि उन्हें डर लगता है कि कोई पेशेंट या उनके रिश्तेदार उनके साथ मारपीट न कर ले, बदतमीजी न कर दें। तकरीबन 63% डॉक्टरों ने ये माना है कि उन्हें इलाज करते वक्त ये डर रहता है कि वो जिनका इलाज कर रहे हैं वो उन पे हमला कर देंगे, अगर कुछ सही नहीं हुआ उस पेशेंट के मन से तो। और करीब 57% डॉक्टरों को लगता है कि उन्हें अपने कैंपस में सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अनसेफ महसूस होता है अपने ही वर्क प्लेस में। डॉक्टरों के प्रति हिंसा का मामला हमेशा से ही दबा हुआ रहा है। डॉक्टरों को हमेशा अपनी बात आगे रखने के लिए, लोगों की नज़र में लाने के लिए प्रोटेस्ट ही करने पड़े हैं। अभी कोलकाता में जो हुआ उसके बाद ये मामला लोगों की नज़रों में आया है। भारत में अगर यदि देखा जाए तो 2014 से 19 के बीच हर साल 14 प्रोटेस्ट हुए हैं डॉक्टरों के प्रति हिंसा के अगेंस्ट। अब चलिए देखते हैं ये जो हिंसा हो रही है डॉक्टरों के अगेंस्ट, उसका कारण क्या क्या है। वैसे तो इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ कारण गिनाने की कोशिश करता हूँ। पेशेंट्स को हमेशा इलाज सबसे बेस्ट चाहिए होता है, लेकिन जनरली सरकारी अस्पतालों में वो प्राइवेट हॉस्पिटलों इतनी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, और जो भी सुविधाओं में लैप्स होता है उनका जिम्मेदारी जनरली डॉक्टरों को ही ठहराते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हाई पेशेंट लोड की वजह से डॉक्टरों को हर एक पेशेंट को देखने का, उनको समझाने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है, जिससे कि पेशेंट्स का रिजेंटमेंट डॉक्टर के प्रति और बढ़ जाता है, और जांच, इलाज और दवाइयों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है। डॉक्टरों को
इलाज करने की ट्रेनिंग तो बहुत सारी दी जाती है, लेकिन कहीं उन्हें इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है, जिससे उन्हें पेशेंट्स को हैंडल करने में मुश्किलें आती हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे देश में डॉक्टर्स के प्रति हिंसा को लेके कोई ठोस कानून नहीं है, कोई सेंट्रल लॉ ही नहीं है। तो जो भी हिंसा करते हैं उनके मन में डर है ही नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में कोलकाता में जो हुआ उसके बाद आईएमए ने भी एक सेंट्रल लॉ की मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्वासन दिया है कि वो एक लॉ लेके आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो सुझाव देंगी कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेके और उनकी फैसिलिटीज बेहतर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। Thank you for watching this video. If you like this video, then like, share and subscribe. We will make such content regularly. So subscribe the channel and press the bell icon so you get notified every single time. Thank you for watching.